हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उससे पहले प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे आपका एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप किस तरह से उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24 है, क्लास 8th है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स गणित। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर 1 to 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टोटल है ये 12 मार्क्स के। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी कहीं से भी सैम्पल पेपर देख रहे हैं तो वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके जो चैप्टर अब सिलेबस में आ रहे हैं वही चैप्टर उसके अंदर होना चाहिए। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि 23 एंड 24 का मिड टर्म का एग्जामिनेशन ही का जो सैम्पल पेपर है वही आप चेक करें। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज जो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ से 1 to 12 अभी में जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिखा गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा यहाँ देखो इस तरह से कर लेती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, 2x - 3 = 7 का हल है। तो देखो 2x - 3 = 7, तो इसका क्या हल किया जाएगा, किस तरह से। तो ये 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें उसे 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर, हम इसके साथ साथ में हमारा आंसर ए है। स्पष्टीकरण हम ज़रूर देख लेते हैं साथ में। देखो क्या किया गया है, हम यहाँ पे देखते हैं 2x - 3 = यहाँ पे क्या किया गया है, 3 किया गया है। तो देखो 3 यहाँ पे आके प्लस हो गया, क्या बन गया, 7 + 3 हो गया यहाँ, क्योंकि ये माइनस का है और माइनस का जब ब्रैकेट की इस तरफ जाता है तो प्लस में बन जाता है। तो क्या हो गया, 7 + 3 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10 / 2, तो 5 आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है 5, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ साथ में स्पष्टीकरण मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। मतलब दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2/5 है। दोनों संख्याएं आपको बतानी है। तो दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका बीच का अंतर 66 है। अब क्या कहा गया है कि उनका अंतर 66 है और उनकी संख्याओं का अनुपात 2/5 है। तो आपको वो संख्या बतानी है। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। माना स्पष्टीकरण देखो क्या क्या, मान लेते हैं कि हम दोनों संख्याएं क्या हैं, 2 और 5x हम मान लेते हैं, क्योंकि उनका अनुपात कितना दिया गया था, 2x एंड 5x। तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, 2x एंड 5x, क्योंकि अनुपात 2/5 है। अब 2x - 5x का बीच का अंतर कितना है, 66। मतलब हमारी इक्वेशन ये बन गई कि 5x - 2x कितना है, 66। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x कितना आ जाएगा, 66। तो x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। अब हम यहाँ पे 2x की वैल्यू निकालते हैं। 2x यहाँ पे कितना आया, देखो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 22। तो हमने एक नंबर कितना माना था, एक नंबर हमने माना था 3x, एक नंबर हमने माना था 2x, एक सेकेंड, एक 2x माना था और तीसरा हमने क्या माना था, 5x। हमने क्या माना था, 5x। तो x की वैल्यू कितनी है, 44। तो हमने क्या किया, 2 को 44 से मल्टीप्लाई, 2 को हमने क्या किया 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया, 44। इसी तरह से 5 को हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया, 110। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारा आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये वाला जो आंसर है ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, 110 और 144। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो मान 6 प्राप्त होता है। अगर कोई भी संख्या है जिसको 8 से विभाजित किया जाए तो संख्या प्राप्त करो। सीधा करो ना, 48 अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ ऑप्शन से ही ले लो, 48 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारा 8 आता है। ठीक है, किस तरह से करोगे, माना वह संख्या है। थोड़ा सा हमें ऑप्शन से भी क्वेश्चन लेना होता है कि ऑप्शन पहाड़ा तो आता ही है ना, सभी को टेबल आते हैं, तो हम इजीली कर सकते थे क्वेश्चन। तो हमने माना ये वो संख्या क्या है, x है। वो संख्या क्या है, x/8 किया, इक्वल किसके किया, 6 के। अब ये क्या होगा, 8 यहाँ पे आके x इक्वल किसके हो जाएगा, 6 × 8 के। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, 48। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। देखो वर्ग, आयत, त्रिकोण या समांतर चतुर्भुज। तो देखो त्रिकोण क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है ना। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती है। चतुर्भुज क्या होता है, जिसके अंदर 4 भुजा होती है। तो त्रिकोण ऐसा है जिसके अंदर क्या है, चतुर्भुज नहीं है, उसके अंदर 3 भुजाएं। देखो ये लिखा गया, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला बहुभुज होता है, लेकिन त्रिभुज में 3 भुजा होती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है,
एक समांतर चतुर्भुज में ए एंगल और सी एंगल समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है, तो एंगल ए क्या है और एंगल सी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ए सी से बड़ा होगा, ए और सी बराबर होंगे, ए और सी क्या होगा, ए सी बड़ा होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो जब समांतर चतुर्भुज आता है तो चारों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ए सी के सामने इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बी आंसर करेक्ट होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, जो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण मतलब सामने वाले कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, जो विपरीत कोण होते हैं, तो ए और सी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 80 और 50 हैं तो तीसरे कोण का मान बताओ। तो देखो बहुत ही आसान है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 80, तो एक माना x मान लिया हमने, एक माना 80, दूसरा माना 50। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा। किस तरह से, देखो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने माना कि फर्स्ट क्या है 80 और 50 दिया गया, x मान लिया, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा 3 अंकीय पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटा 3 अंकीय पूर्ण वर्ग क्या है, जो कि क्या है एक वर्ग संख्या, जैसे इसकी देखो अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 100 आएगा, उसके बाद हम 11 की वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 121 आएगा, इसी तरह 12 की करते हैं तो 144 आएगा, और 13 की करते हैं तो 169 आएगा। तो वो पूछ रहा है सबसे छोटा 3 अंक जिसका 3 अंक हो, तो इन सब में देखो ये हालांकि ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन सबसे छोटा इनमें से क्या हो जाएगा 100, तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये और में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्या, तो देखो विषम संख्या देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया, तो यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आंसर कितना हो गया 16। आप सीधा ही 16 यहाँ से निकाल सकते हैं, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। प्रथम 4 विषम संख्या हमको लेनी थी, प्राकृत संख्या जो ये होंगी, ठीक है, तो 1 3 5 7 को ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये है एन की स्क्वायर, ये n2 नहीं है, ये क्या है एन की स्क्वायर है, ठीक है, एन की स्क्वायर, एन कितना है यहाँ पे, कितनी संख्या लेनी है 4 संख्या लेनी, तो एन की स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 की स्क्वायर कितना होता है 16, तो अगर ये छोटा था इसलिए आ गया। अगर वो कह देता है कि प्रथम 10 या 15 का लीजिए, 15 विषम संख्याओं का लीजिए, तो हम ऐसा जोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जितनी संख्याएं निकालनी होती है उसको n मान लेते हैं और n की स्क्वायर करके हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है। ये 92 नहीं है, 9 की स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते होते 9 की स्क्वायर -1 का हमें आंसर बताना है, तो हमें 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81 होती है, 81 - 1 किया तो 80, बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो सीधा सा एकदम इजी सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो देखो 64 को अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से देखो 64 का अभाज्य गुणन क्या आएगा 2 की पावर 2। इसको हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं, 64 को यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड, देखो 64 का गुणनखंड हमको निकालना है तो 2 से करते हैं। देखो 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 है ना, सॉरी 62, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। एक सेकेंड, देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक सेकेंड, देखो अगर हम करते हैं 64 का है ना, सॉरी बच्चा 64 का करना है हमको, तो 64 का जब हम करते हैं तो 2 देखो किस तरह से करेंगे, इसको यहाँ से करके दिखाती हूँ पहले आपको। 64 का करना है, 2 से किया तो कितना आया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आया। फिर हमने 2 से किया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पर आया 1 और यहाँ पे आया 6। फिर 2 से किया हमने, फिर कितना आया यहाँ पर 8 आया। फिर 2 से किया, यहाँ पे कितना आया 4। फिर 2 से किया, फिर यहाँ पे कितना आया 2। तो देखो यहाँ पे 3 3 3 और 3, मतलब 2 की पावर 6 हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 2 की पावर 6 आंसर नहीं दिया गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, कि अप्रोक्स में से कोई आंसर नहीं है, 26 नहीं है, ये 2 की पावर 6 है। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है, 512 का घनमूल क्या है। तो 512 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसका आंसर देखो अगर इसकी हम बात करते हैं, एक सेकेंड, देखो 512 मतलब कि 8 × 8 जब हम करते हैं तो हमारा 512 आता है, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, देखो एक्सप्लेनेशन में देखो ये रहा, इसको ये
टू 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 टू, मतलब कि हमने क्या कहा है 8 मल्टीप्लाई 8 जब हम करते हैं तब हमारा जो आंसर है वो 512 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, 2a का घन बताना है। घन मतलब कि पावर 3 करनी है, तो 2a की पावर 3, जब 2a की पावर करेंगे तो पहले तो इसकी पावर होगी मतलब 8 आ जाएगा, इसके बाद a की पावर हो जाएगी 3, तो 8 की q आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो किस तरह से करना है, यहाँ पे s की जगह a आएगा, तो 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई, तो टोटल क्या हो जाएगा 8a की पावर 3, ये पावर 3 है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें 2 से 7 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। टोटल 12 जो है क्वेश्चन है, 12 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, यदि दो लगातार संख्याओं का योग 11 है तो वे संख्याएं ज्ञात करो। दो लगातार संख्याओं का योग क्या है, 11 है। तो देखो सबसे पहले दो लगातार संख्या है तो हम एक को x मानेंगे, दूसरे को x प्लस मानेंगे। तो शर्त के अनुसार हमारे पास में है x, ये x प्लस 1 ये हमारे पास में है। ठीक है, इसका जो सम है वो कितना है, 11 है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सॉल्व करना आसान हो जाए। तो देखो क्या कहा गया, ध्यान से एक बार हम देखते हैं। दो क्रमागत संख्याएं क्या हैं, एक को माना x और दूसरे को x प्लस 1 माना, तो हमारे पास में x प्लस 1 11 हो गया। तो x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x हमने क्या किया, यहाँ पे 11 माइनस 1 कर दिया, तो 2x किसके इक्वल आया, 2x किसके इक्वल आया, 10 के। तो x इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 5 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आई है, 5। तो अब हमारे पास संख्या क्या थी, हमारे पास में एक x था और दूसरा x प्लस 1 था, तो x की वैल्यू 5 है, x प्लस 1 की वैल्यू 6 है। तो दो ऐसी संख्याएं जिनका योग कितना है 11, वो कौन सी होंगी, 5 और 6 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हल करो लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा x इस तरह से लिखा गया, x एंड x। ठीक है, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 9 एक 0 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है इसको। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो सोल्व किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 9, तो प्लस है ना, तो हमने पहले ब्रैकेट हटा देते हैं। हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा, देखो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 9, ये हमारे पास में सम आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, अब देखो इसमें x वाले नंबर हम एक तरफ कर लेते हैं, ये भी x का नंबर है, देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये भी x का नंबर है, ये भी x का नंबर है, ये भी x का नंबर, और तीनों ही पॉजिटिव है। तो हमारे पास में कितना आया, 3x। अब यहाँ पे देखो -9 है, -3 है और -2 है, तो इन माइनस वाले नंबर को हम जोड़ देंगे, निशान माइनस का लगाएंगे। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 14 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमें x की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम x को इधर रखेंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहले इस देखो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमने यहाँ पे 3x माइनस 14 इक्वल 0 लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 3x को हम इधर रखेंगे, 14 को इधर ले जाएंगे, 0 को हटा देंगे और 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम x को इधर रखेंगे और 14/3, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, चतुर्भुज ABCD में D 150 के बराबर है, ABC तीनों बराबर हैं, तो ABC ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के अंदर जो चारों कोण होते हैं उनका वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो हमें एक कोण दिया है, ठीक है, और इसको हम x मान लेते हैं, इन तीनों को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 3x हमारे पास में हो गया, ये कितना हो गया, 360। अब हम क्या करेंगे, 150 माइनस कर देंगे 360 में से, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो जैसे मैंने बताया अभी, क्या किया हमने यहाँ पर x एक्सेस लिया, 3x लिया, 3x में से हमने एंगल डी माइनस कर दिया, कितना आया, 210। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को क्या करेंगे हम, 3x इक्वल कितना आया है, 210। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 210 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल आ जाएगा 70। अब हमें पता है कि एंगल ABC तीनों इक्वल हैं, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 9 हो, तो एक सदस्य 6 हो, हमें एक पाइथागोरस ट्रिक लिखनी है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए m 2m m की स्क्वायर, ये क्या है, m की स्क्वायर माइनस 1 और m की स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरस ट्रिक है, ये हमको पता है, पहले आपको ये लिखना होगा। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 2m, ये क्या है, 2m इक्वल क्या है, 6 के।
ठीक है। तो m इक्वल क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3। m की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हमें ट्रिक निकालनी, मतलब 3 ऐसे निकालने हैं। तो m की वैल्यू हमें कितना पता चल गई, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम निकालते हैं, अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, m, ये m की स्क्वायर माइनस 1। तो ये 32 नहीं, थोड़ा सा लिखते वक्त हो गया। देखो इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये क्या है, m की स्क्वायर माइनस 1। तो m की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3 की स्क्वायर माइनस 1। तो 3 की स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से m की स्क्वायर प्लस 1 करो। m की स्क्वायर क्या है, 9 है, प्लस हमने 1 कर दिया तो कितना हो गया 10। तो 8 हमारे पास में था ही, ठीक है ना। देखो 6 हमारे पास में उन्होंने पहले ही दिया था, 8 आ गया और 10 आ गया। तो ये क्या बन गई, एक पाइथागोरस ट्रिक बन गई है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझो, हमें m की स्क्वायर माइनस 1 और m की स्क्वायर प्लस 1 करना होता है। पहले m निकालकर 2m हमें यहाँ पे दिया गया था, m हमें यहाँ दिया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित के घन ज्ञात करने हैं। आपको क्या करना है, इनका घन ज्ञात करनी है। तो क्यूब करना है, इसको क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं हम क्या करेंगे 0.3, ये क्यूब इधर है, ठीक है, ये 3 इधर है, थोड़ा लिखते हो ध्यान रखना। 0.03 0.03 0.03 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब जीरो कहाँ लगानी है, क्योंकि देखो 1 2 3, 3 से पहले जीरो लगानी है, तो 0.0 लगा के, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इस तरफ बढ़ जाते हैं। तो 0.207 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 0.8 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मैंने अभी बताया 512 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये इस तरह से सोल्व करना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, 135 एक पूर्ण घन संख्या है। हमें बताना है कि क्या 135 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसका समाधान किस तरह से किया जाएगा, हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। 135 के क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। जब इसके गुणनखंड कर दो, देखो हमारे सामने आंसर है, तो 333 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है कि क्या ये एक पूर्ण, उन्होंने क्या कहा है, पूर्ण घन संख्या है। तो अगर घन संख्या होती तो यहाँ पे क्या बनता, इसका भी एक घन, ये एक सेट बन जाता और ये भी क्या बन जाता, एक सेट बन जाता। जब इस तरह का हम गुणनखंड इस तरह के आए कि 3 3 का सेट बन जाए, जैसे कि देखो 3 का तो एक सेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 5 का एक सेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या नहीं कहेंगे, त्रिक बनाते पर हम पाते हैं कि 5 से त्रिक का समूह नहीं बनता, इसीलिए 135 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर क्या होता, इसका गुणनखंड करने पर ये आ जाता, तो ये एक त्रिक पूरा हो रहा है, ये एक ट्रिपलेट पूरा हो रहा है। जब दोनों ट्रिपलेट पूरे होंगे, या 3 ट्रिपलेट या 4 ट्रिपलेट पूरे होते हैं, तभी वो एक घन संख्या होती है, पूर्ण घन संख्या होती है। जैसे कि 1000 ले लो, देखो 1000 क्या है, पूरी घन संख्या है। क्यों, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो एक ट्रिपलेट बन रहा है ना इसका, तो ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो 135 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमारा सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी का सेकंड पार्ट है, जिसमें 8 से 11 क्वेश्चन दिए गए हैं, और अब जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। अभी तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और 3 क्वेश्चन है यहाँ पर 12 मार्क्स की, ठीक है। अब हम करते हैं प्रत्येक स्टोरी, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 12 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सॉरी गाइज। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक पूर्ण घन बनाने प्राप्त करने के लिए 128 से विभाजित किया जाना चाहिए। ध्यान से समझो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पूर्ण घन बनाने के लिए 128 को विभाजित किया जाना चाहिए। तो 128 का अभाज्य गुणनखंड, पहले हमें क्या करना है, 128, वो कह रहे हैं कि 128 को एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब उसे भाग करेंगे तो हमारा क्या बन जाए, एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। देखो 128 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे, जब गुणनखंड आएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 222, मतलब कि ये देखो ये संख्या आ जाएगी। एक हमारे पास में क्या रहेगा, त्रिक कंप्लीट नहीं हो रहा। जब भी घन संख्या की बात करते हैं तब हम त्रिक का यूज़ करते हैं, मतलब ट्रिपलेट हमारे पास में आना चाहिए। देखो 128 को जब इस तरह से करेंगे तो करने में पूरा वही आंसर आएगा जो बताया गया है, ठीक है। अब हमें क्या नहीं मिल रहा है, ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या मिल गया, एक ये ट्रिपलेट मिल गया, ये सही है, ये ट्रिपलेट मिल गया, मतलब ये 2 एक एक्स्ट्रा नंबर है। 2 क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर है। यहाँ 2 को समान गुणनखंडों के त्रिकों में समूहीकृत नहीं किया जा सकता, अतः एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हमें 128 को 2 से विभाजित करना पड़ेगा। तो जो रह गया है, या तो हम क्या करें, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या क्या कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें। अगर तो हमें उन्होंने क्या पूछा, डिवाइड पूछा गया, किस नंबर से डिवाइड करें। तो अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमारा जो ये 128 क्या है, अब 128 को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 क्या हो जाएगी, प्रॉपर एक घन संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक धनात्मक संख्या
एक धनात्मक संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। कोई एक धनात्मक संख्या है, वो दूसरी संख्या का क्या है, 5 गुना। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए और एक नई संख्या अन्य नई संख्या की दुगनी हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझो, क्या कहा गया है कि एक धनात्मक संख्या है जो दूसरी संख्या का 5 गुना है। माना पहली छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 5। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए, मतलब कि x और 5x में 21 जोड़ दिया जाता है, तो वह नई संख्या अन्य नई संख्या की दुगनी हो जाएगी, मतलब पुरानी वाली संख्या की दुगनी हो जाएंगी। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। देखो, दो इक्वल हमें लेनी पड़ेगी। पहली संख्या हमने मानी x और दूसरी मानी 5x। अगर उसके अंदर क्या कर दिया जाए, 21 जोड़ दिया जाए, तो मतलब 5x माइनस 21 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगी, वो दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी, मतलब x प्लस 21 की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से इस इक्वेशन बनानी अगर आपको आ जाएगी तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। पहले हमने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, 5x है। ठीक है, पहला ये माना। दूसरे उससे कहा गया अगर उसमें 21 जोड़ देते हो, तो हमने 21 जोड़ दिया, तो जो दूसरी संख्या है, दूसरी हमने क्या मानी थी, x मानी थी ना, x में 21 जोड़ने से वो दुगनी हो जाएगी। तो ये हमारे पास में सॉल्व हो गया। अब देखो, अब इस इक्वेशन बनने के बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। हमने क्या लिखा, 5x प्लस 21, इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब x वाले नंबर एक तरफ ले आते हैं, 5x माइनस 2x, 42 माइनस 21 नंबर एक तरफ ले जाते हैं। 3x इक्वल किसके आ जाएगा, 21 के। x इक्वल किसके आ जाएगा, 7 के। अब वो कह रहा है कि वो धनात्मक संख्या कौन सी है, तो धनात्मक संख्या क्या थी, 5x। तो हमने क्या किया, 5 और x क्या है, 7 है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 4 है। एक चतुर्भुज है, उसके कोणों का अनुपात क्या है, 1 2 3 4। तो चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, x कर दो, 2x कर दो, 3x कर दो, 4x इक्वल किसके हो जाएगा, 360 के। देखो यहाँ पे दिया गया चारों कोणों का मान क्या, 360 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा। देखो आसान है, 10x आ गया, यहाँ पे 10x किसके इक्वल हुआ, 360 के। तो x इक्वल किसके हो गया, 36। तो हमें x की वैल्यू तो पता चल गई। अब हम 2x की निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, चारों कोणों की x की 36, 72, 3x की वैल्यू 108, 4x की 144। तो चारों कोणों का मान यहाँ पर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही इजीली लिए जा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कहा गया है, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या बराबर पौधे हों। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों, रो की, और वो कह रहा है कॉलम और रो की संख्या, पंक्ति की संख्या और रो की संख्या दोनों, ये दोनों चीजें क्या हो, बराबर हो। इस तरह से लगाना, मतलब कि ये भी अगर 3 है तो ये भी 3 हो। इस तरह से एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, रो की और कॉलम की संख्या दोनों में क्या हो, बराबर हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार आते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। समाधान क्या है, माना पंक्तियों की संख्या क्या है, x है, प्रत्येक पंक्ति में पौधे लगाए गए x, ठीक है, सभी विद्यार्थियों द्वारा योगदान दिया गया x मल्टीप्लाई x, क्या हो गया, x की स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब वाले क्वेश्चन है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर रीड करते हैं, शायद थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एक बगीचे में 225 पौधे इस प्रकार, बच्चों ने क्या लगाए हैं, 225 पौधे इस प्रकार लगाए हैं कि दोनों तरफ चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, रोज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इस तरह से सारी रोज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर 1 2 3 इधर लगा है तो इधर भी 1 2 3 ही लगा है। ठीक है, अगर इधर 4 लगा है तो यहाँ पे भी 4 लगा है। इस तरह से वो उन्होंने कहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि क्योंकि x को हमने ले लिया, डबल पंक्ति में भी उतने ही पौधे लगे हैं और रो में भी उतने पौधे लगे, तो x की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2025। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको x की स्क्वायर, अगर हम इसको सोल्व करते हैं इस तरह से, 2025 को सोल्व करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो 3 × 3 × 3 5 × 5 ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो x की स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे एक ये पेयर बन गया, 3 × 3 3 × 3 और 5 × 5। अभी x की स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक कॉलम बना देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, x की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 45, और ये कितना हो जाएगा 45, मतलब x की स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 45। ध्यान से समझो, हमने क्या किया, इसका अंडर रूट ले लो ना, सीधी सी बात है, अंडर रूट लेंगे, 2025 का अंडर रूट ले लो तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे 45 मतलब कि पंक्तियों की संख्या भी 45 और उसमें पौधों की संख्या भी कितनी है, 45 है। ठीक है, इसके अथवा में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, चाहे तो वो कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, आप ये भी कर सकते हैं। देखो क्या कहा गया है,
राम उसकी छोटी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। राम क्या है, अपनी छोटी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 50 हो जाता है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना राम की छोटी बहन की उम्र कितनी है, x, तो उसने क्या कहा था, x। वो कितना उम्र बड़ा है, 6 साल उससे बड़ा है, तो x + 6 हो जाएगी राम की आयु। प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 50। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे राम आ जाएगा, जेन की जगह यहाँ पे राम लिखिए। राम की उम्र कितनी है, x + 16, 10 साल के बाद में। पहले कितनी थी, x + 6 थी, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, तो कितना बन गया, 10 + 16। और उसकी बहन की एज कितनी थी, x, तो अब क्या हो गया, दोनों में 10-10 जोड़ देना, इसमें x + 16 हो गया, x + 10 हो गया। अब ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 50। तो x + 16, x + 10 किसके इक्वल हो गया, 50 के। तो इसको सोल्व करो, x प्लस कितना आएगा, 2x प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, 50। तो 2x इक्वल किसके आएगा, 24 के। तो x इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 12 के। अब राम की छोटी बहन की वर्तमान आयु कितनी है, 12, क्योंकि वो उससे 6 साल बड़ा है, तो 12 + x, x + 6 किया था ना हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 18 साल। ध्यान से समझो, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर सेक्शन बी जो है कंप्लीट होता है। सेक्शन सी में केस स्टडीज़ क्वेश्चन है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज़।